पोलैंड में एक रूसी हमले के कारण फिर से सायरन बज रहे थे। और सिर्फ पोलैंड ही नहीं, रोमानिया पर भी हमला हो रहा था और उन्हें नाटो के जेट्स को तुरंत भेजना पड़ा। एक रूसी ड्रोन ने रोमानिया की हवाई सीमा में लगभग 10 किलोमीटर यानी करीब 6 मील तक प्रवेश किया और नाटो देश के आसमान में 50 मिनट तक रहा। रोमानियाई वायुसेना ने अपने हवाई क्षेत्र में 2 F-16 विमानों से एक रूसी ड्रोन को मार गिराया। चैनल को सब्सक्राइब करें। यह एक साधारण कारण से हो रहा है। 3 दिन पहले रूस ने पोलैंड में 2 दर्जन ड्रोन भेजे और नाटो ने वैसा जवाब नहीं दिया जैसा उन्हें देना चाहिए था। हर नाटो देश ने कहा कि वे बहुत चिंतित हैं और उन्होंने एक आर्टिकल 4 की बैठक भी की, लेकिन उससे कुछ भी नहीं निकला और संदेश व्लादिमीर पुतिन के लिए साफ था कि वह ऐसा करते रह सकते हैं और उन्हें इसका कोई अंजाम नहीं भुगतना पड़ेगा। पुतिन राष्ट्रपति ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं। पुतिन नाटो देशों पर इन नियमित ड्रोन हमलों के जरिए नाटो का भी मजाक उड़ा रहे हैं। यह मैं नहीं कह रहा, यह पोलैंड के विदेश मंत्री कह रहे हैं। आप खुद सुन लीजिए। मुझे लगता है अब राष्ट्रपति ट्रंप को देखना चाहिए कि पुतिन उनका मजाक बना रहे हैं। अलास्का शिखर सम्मेलन से पहले जो युद्ध विराम होना था उसकी बजाय और गंभीर शांति वार्ता के बजाय पुतिन और भी अधिक ड्रोन भेज रहे हैं, पहले यूक्रेन पर और अब नाटो पर। तो मैं आशा करता हूं कि इस प्रक्रिया के अंत में हमारे पास एक समन्वित श्रृंखला होगी, कदम होंगे, ताकि राष्ट्रपति पुतिन ये समझ सकें कि रूसी साम्राज्य को फिर से बनाने की यह अनोखी परियोजना नहीं रुकेगी। अब बेशक यह एकदम साफ हमला है, लेकिन ये ड्रोन एक दूसरा मकसद भी पूरा कर रहे हैं जो रूस के लिए सिर्फ नाटो का मजाक उड़ाने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। देखिए, इस ड्रोन हमले की वजह से पोलैंड के पूर्वी हिस्से में लुबिन नामक एक हवाई अड्डा बंद कर दिया गया और यह वास्तव में रूस के लिए बहुत बहुत फायदेमंद था। देखिए, एक अमेरिकी विमान वास्तव में उसी हवाई अड्डे की ओर जा रहा था जिसमें यूक्रेन में युद्ध प्रयासों के लिए अमेरिकी हथियार और गोला बारूद था। यूक्रेन को दी जा रही सहायता इसी हवाई अड्डे पर पहुंच रही थी। रूस ने जानबूझकर ड्रोन लॉन्च किया ताकि विमान की दिशा बदल सके। बड़े परिप्रेक्ष्य में इसका खास असर नहीं होगा। विमान को वार्सो की ओर मोड़ दिया गया था और जैसे ही लुबिन के लिए उड़ान भरना सुरक्षित होगा, विमान वहां जाएगा और आपूर्ति यूक्रेन भेज दी जाएगी। लेकिन रूस का मकसद सिर्फ विमानों को मोड़ना नहीं, बल्कि इससे कहीं बड़ा खेल है। 3 दिन पहले उन्होंने पोलैंड पर हमला किया था। अब वे पोलैंड और रोमानिया पर हमला कर रहे हैं और मुझे लगता है कुछ दिनों में वे लिथुआनिया पर भी हमला करेंगे। इन हमलों का मकसद असल में नाटो के साथ युद्ध शुरू करना नहीं है, क्योंकि ये रूस के बस की बात नहीं है और रूसी सेना इसके लिए सक्षम भी नहीं है। वे पिछले 3.5 साल से यूक्रेन में फंसे हुए हैं। असल में अब उनके पास उतनी जमीन भी नहीं है जितनी 2022 में थी। इसके अलावा इस विषय पर कम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि कई चीजें हो रही हैं। लेकिन पिछले महीने अगस्त में रूस ने जितनी जमीन हासिल की उससे ज्यादा जमीन खो दी। यूक्रेनी सेना आगे बढ़ रही है और रूसी सेना वाकई में पीछे हट रही है। यही वजह है कि रूस नियमित रूप से ड्रोन हमले, हवाई हमले यूक्रेनी बुनियादी ढांचे और यूक्रेनी नागरिकों पर करता है। वे यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर दबाव और वहां के लोगों की लड़ाई जारी रखने की इच्छा खत्म करना चाहते हैं। लेकिन रूस के लिए दुर्भाग्यवश अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली, यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली और यूक्रेनी एंटी ड्रोन मशीनें रूस द्वारा यूक्रेन की ओर भेजी जा रही लगभग 90-95% चीजों को रोक रही हैं हर एक रात। तो रूस वास्तव में इन हवाई हमलों में, जिन्हें वह हर दिन अंजाम दे रहा है, अपनी सफलता दर कैसे बढ़ा सकता है? अगर किसी तरह रूस ऐसी रणनीति बना सकता है जिसमें यूक्रेन भेजी जा रही नाटो की वायु रक्षा प्रणाली वास्तव में अलग अलग देशों में चली जाए, तो भविष्य में रूस के लिए यूक्रेनी नागरिकों को मारना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। और यही वह चीज है जो रूस इन ड्रोन हमलों के जरिए नाटो देशों के खिलाफ करने की उम्मीद कर रहा है।
वे चाहते हैं कि नाटो यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली अन्य देशों को भेजे, और इसके अलावा वे चाहते हैं कि हर देश जो यूक्रेन को सहायता दे रहा है वह उस सहायता को भेजने से पहले 2 बार 3 बार सोचें। अब हर देश को तय करना है कि वे वायु रक्षा प्रणाली अपने पास रखें या नहीं। अगर रूस ड्रोन हमला करे तो क्या वे उसे रखें या यूक्रेन भेज दें ताकि वहां के नागरिक सुरक्षित रहें। अगर आपको और सबूत चाहिए कि रूस का मकसद यही है तो देखिए रूस ने आज सुबह क्या किया। रूसी लोगों ने पोलैंड सीमा के पास इस्कंदर मिसाइल तैनात की। इस रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल सिस्टम कालिनिनग्राद में एक हाईवे पर दिखाई दिया। इसका वीडियो क्लिप ये रहा। इस मिसाइल की रेंज के कारण, जिसे रूस ने अभी तैनात किया है, संभावित खतरे में आने वाले यूरोपीय देशों में लगभग सभी बाल्टिक देश, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड और निश्चित रूप से जर्मनी, डेनमार्क और स्वीडन शामिल हैं। इन सभी देशों ने रूस के आक्रमण की शुरुआत के बाद से यूक्रेन को काफ़ी मात्रा में सहायता प्रदान की है और अब रूस चाहता है कि वे ऐसा करना बंद कर दें। अब जाहिर है अगर आप रूसी चैनल देखें तो वे कभी भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हर बार रूस गलती से पोलैंड पर हमला करता है, गलती से रोमानिया पर हमला करता है। वे अक्सर कहते हैं ये गलती थी या ये रूसी नहीं, यूक्रेनियन ड्रोन हैं जो आप पर हमला कर रहे हैं। रूस इस तरह का गलत सूचना अभियान, यह प्रचार अभियान चलाना चाहता है जहां लोग किसी भी चीज पर विश्वास ही न करें। रूस झूठ इसलिए नहीं बोलता कि आप उस पर भरोसा करें। उन्हें पता है कि उनके झूठ इतने अजीब हैं कि लोग उन पर विश्वास नहीं करेंगे। उनका असली मकसद पश्चिमी नागरिकों को किसी भी चीज पर विश्वास न करने के लिए राजी करना है। वे चाहते हैं कि हम सब यही कहें, अरे दोनों देश हमेशा झूठ बोलते हैं, तो चलो दोनों देशों की किसी भी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। यही रूसी प्रचार का मकसद है और इसी के खिलाफ हम इस चैनल के जरिए लड़ रहे हैं। इसीलिए हम ताजा खबरों पर वीडियो बनाते हैं और जो कुछ भी हमने सीखा है उसे स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, और हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग अपने आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है उसे ठीक से समझ सकें। असल में अब पोलैंड के नेता सार्वजनिक रूप से रूस के झूठ को उजागर कर रहे हैं और राष्ट्रपति ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका से कार्रवाई करने की अपील कर रहे हैं। यह वही है जो पोलैंड के विदेश मंत्री ने आज सुबह ट्वीट किया। रूसी सरकार का कहना है कि ड्रोन गलती से पोलैंड की हवाई सीमा में घुस गया, जबकि रूसी संयुक्त राष्ट्र राजदूत का दावा है कि रूसी ड्रोन के लिए पोलैंड तक पहुंचना शारीरिक रूप से असंभव है। हमें किस झूठ पर विश्वास करना चाहिए? रूसी सरकार और अधिकारी खुद नहीं समझ पा रहे कि वे कितने झूठ बोल रहे हैं, इसलिए सब अपनी अपनी बातें मिला रहे हैं। उनके पास इतने सारे अलग अलग झूठ हैं, और झूठ बोलने की समस्या यही है कि आपको सब कुछ सही रखने के लिए लगातार झूठ बोलते रहना पड़ता है। खुशकिस्मती से अब यह रणनीति रूस के खिलाफ काम कर रही है, क्योंकि यहाँ अमेरिका में भी राजनेता हैं। अब हमारे पास सीनेट के नेता हैं जो सार्वजनिक रूप से रूस की आक्रामकता को उजागर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें कार्रवाई करनी चाहिए। यह वही है जो उन्होंने अभी कहा है। आप सुनेंगे कि साथ में पोलैंड के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री ने कहा कि लगभग 9 या कई ड्रोन उनके देश की जमीन पर बेलारूस से आए, बेलारूस और रूस से आए। यही उन्होंने कल रात ब्रेड को बताया था। कट 23। हमारे पास प्रतिबंध होने चाहिए थे, लेकिन उसकी बजाय हमें अलास्का मिला। और तब से, जैसा कि आप कहते हैं, हमलों की तीव्रता बढ़ गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन की जीत में मदद करेंगे, जैसा उन्होंने कहा है। आपको उन्हें लंबी दूरी की मिसाइलें देनी होंगी ताकि वे रूसी रिफाइनरियों के खिलाफ सफल अभियान जारी रख सकें। इस बारे में आपका क्या विचार है? मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि रूस को इसकी कीमत चुकाने देना एक शानदार कदम होगा। वे सिर्फ रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं, सैनिकों पर हमला नहीं कर रहे। सही है ना? मैं सहमत हूँ। मेरा मतलब है हमें यूक्रेन की क्षमता बढ़ानी चाहिए ताकि वह ताकत के साथ मैदान में रूस का मुकाबला कर सके और उसे बातचीत के लिए मजबूर कर सके। हमें ऐसा करना चाहिए। और ये जो घुसपैठ आप जानते हैं पोलैंड की हवाई सीमा में हुई है, ये एक बिल्कुल नया स्तर है जो मुझे लगता है सीधे इस बातचीत के असली मुद्दे पर वार करता है। पुतिन हमें लगातार परखेंगे और हमें भी ऐसा ही करना होगा। ताकत का जवाब ताकत से देना चाहिए। ऐसा करने के एक तरीके के रूप में गोला बारूद, हथियार और शस्त्र देना है जो यूक्रेनियनों को चाहिए।
YouTube ने अभी अभी एक चौंका देने वाली घोषणा की है कि वह क्रिएटर्स को हर दिन $64 मिलियन का भुगतान कर रहा है। क्यों? असल में YouTube के पास पर्याप्त क्रिएटर्स नहीं हैं। इसी कारण आपके होम पेज पर कभी कभी ऐसे वीडियो दिखते हैं जिनके व्यूज 1000 से कम होते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं कि सबको चैनल शुरू करना चाहिए। अगर आपने YouTube या बिना चेहरे वाला चैनल शुरू करने का सोचा है तो अभी सही समय है। YouTube हर दिन क्रिएटर्स को लाखों डॉलर दे रहा है और अब पहले से कहीं ज्यादा नए और छोटे चैनलों को आगे बढ़ा रहा है। मुझे यकीन है चैनल शुरू करने और बढ़ाने को लेकर आपके मन में कई सवाल हैं। हमें आप में से कई लोगों से अक्सर ऐसे सवाल ईमेल में मिलते हैं। इसीलिए हमने तय किया कि अपनी सारी YouTube सलाह को एक ही YouTube वीडियो में पूरी तरह से मुफ्त में डाल दें। तो अगर आप अपना खुद का चैनल शुरू करने में रुचि रखते हैं तो आप उस वीडियो को यहाँ YouTube पर देख सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या अपनी स्क्रीन पर कार्ड पर क्लिक करें। जैसा कि सीनेटर थुन ने कहा, युद्ध खत्म करने के लिए हमें यूक्रेन को रूस पर दबाव डालने के लिए जरूरी सब कुछ देना चाहिए। इसके अलावा हम पश्चिमी यूक्रेन में नो फ्लाई जोन भी स्थापित कर सकते हैं। इस तरह हम यूक्रेनी और पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया जैसे देशों के नाटो नागरिकों की सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि अब तक रूस यह दावा कर रहा है कि वे पश्चिमी यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ड्रोन रास्ता भटक कर नाटो में जा रहे हैं। हम पश्चिमी यूक्रेन में नो फ्लाई जोन बना सकते हैं। इस तरह रूस के पास ये कथित गलतियां करने का कोई विकल्प नहीं रहेगा, जैसा कि पुतिन अक्सर दावा करते हैं कि रूस करता है। मैं नहीं समझता कि रूस क्या संदेश देना चाहता है। क्या उनकी सेना इतनी अयोग्य है कि बार बार गलती करती है, या फिर वह दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना है जो 3.5 साल से यूक्रेन में फंसी है, कम जमीन हासिल कर पाई और लाखों जानें गंवा चुकी है। अभी हाल ही में मेरे पास खुद सबसे महान शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्पारोव थे, जो पुतिन शासन के मुखर विरोधी और आलोचक रहे हैं। वह सोवियत संघ के नागरिक थे और समझ गए कि पुतिन क्या करने वाले हैं। वह सोवियत संघ के क्रूर शासन को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और गैरी कास्पारोव तब से ही इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वह हमारे पॉडकास्ट पर थे और उन्होंने बताया कि पुतिन इस युद्ध को कैसे बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए जल्दी से उस क्लिप को सुनते हैं। और क्या आपको लगता है कि इससे रूस के भविष्य में नाटो देशों के खिलाफ और अधिक तनाव बढ़ाने की संभावना बढ़ जाती है? पुतिन के पास तनाव बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं है। मैं तो पहले दिन से यही कह रहा हूं। तो ये सवाल नहीं है कि होगा या नहीं, सवाल ये है कि कब होगा। और चूंकि अब रूस एक विशाल युद्ध शिविर बन चुका है, ये समझना बहुत जरूरी है। चाहे आप ओवल ऑफिस से, यहां व्हाइट हाउस से या कुछ सदस्यों से कुछ भी सुने, कांग्रेस के उन सदस्यों से जो ट्रंप को बचाने और संदेह का लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ प्रो पुतिन राजनेताओं से, यूरोप में युद्ध ही एकमात्र, और मैं जोर देता हूं पुतिन की ताकत का एकमात्र इंजन है। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। पूरी रूसी समाज, सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, समाज भी। और आप हर क्षेत्र को देखें, राजनीतिक हो तो वह युद्ध है, आर्थिक हो तो वह अर्थव्यवस्था का युद्ध है, प्रचार का युद्ध है। ये किंडरगार्टन से शुरू होता है। वे 6-7 साल के बच्चों का ब्रेन वॉश कर यूक्रेनियों से नफरत सिखाते हैं। वे आजाद दुनिया के खिलाफ युद्ध की कहानी बेचते हैं। यूक्रेन सिर्फ रूसी प्रचार का हिस्सा है। मैं नहीं कह रहा, वे खुद कह रहे हैं, मैं सिर्फ अनुवाद कर रहा हूं। यूक्रेन दुनिया की कठपुतली है और रूस दुनिया से लड़ रहा है क्योंकि दुनिया रूस पर कब्जा करना चाहती है। तो यह स्वतंत्र दुनिया के खिलाफ एक युद्ध है। और अब जब से पुतिन को, जैसा कि आप जानते हैं, बीजिंग में आधिकारिक समर्थन मिल गया है, तो वह इस युद्ध को अलोकतांत्रिक दुनिया, तानाशाही की दुनिया के प्रयासों के अगुआ के रूप में देखते हैं। आजादी की दुनिया के खिलाफ वह रुक नहीं सकते। आप जानते हैं उनके पास 10 लाख से भी ज्यादा लोग हैं जो यूक्रेन में लड़ रहे हैं। उनमें से ज्यादातर सन की हत्यारे हैं जिन्होंने सामान्य जीवन का एहसास खो दिया है और वे खुद को संभाल नहीं सकते। रूस लौटना यह असंभव है। जब आप ऐसी आवाजें सुनते हैं जैसे पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन की परछाई वीटा मेदवेदेव, वे लगातार फिनलैंड और पोलैंड पर हमले की बातें करते हैं। लोग कहते हैं कि वह नशे में है। हाँ, लेकिन चाहे वह नशे में भी हो, सबसे अधिक संभावना है कि वह सिर्फ वही बातें कह रहा है जो उसके बॉस के दिमाग में चल रही हैं। और रूसी टेलीविजन पर रूसी साम्राज्य और यूरोप में रूसी प्रभाव की पुनर्स्थापना के बारे में नियमित बातचीत, यह फिर से रोजाना की बात है।
तो यही वजह है कि जब आप रूसी समाज के हर तत्व को देखते हैं, हर संरचनात्मक तत्व को, चाहे वो ओलिगार्की के शीर्ष से हो या फिर मूल रूप से किंडरगार्टन तक, सब कुछ युद्ध के इर्द गिर्द ही घूमता है। युद्ध एक वायरस की तरह है जिसने रूसी राजनीति के शरीर के हर हिस्से को संक्रमित कर दिया है। और यही वजह है कि उम्मीद है कि आप वास्तव में कोई समझौता करने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। गलत है, नहीं, कोई समझौता नहीं है। पुतिन को जीत चाहिए, लेकिन अगर उन्हें सब कुछ दे भी दिया जाए तो भी वह आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक बार फिर उन्होंने युद्ध को अपने जीवन काल में यूरोप के लिए एकमात्र औचित्य बना लिया है।